हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो मैं आर के सर, मैं एक बार फिर से आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ साथियों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आइए दोस्तों, हम लोग ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे अपने प्रश्न उत्तरी पे बढ़ चलते हैं। तो जैसा आप लोग को ज्ञात होगा कि इस चैनल पर आप लोग को हिंदी साहित्य से रिलेटेड पूरे भारत में जितने भी एग्जाम्स आते हैं उन सारे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए हम लोग हिंदी साहित्य के रीतिकाल के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न है, रीतिकाल के मुख्य कवियों में कौन शामिल हैं। अमीर खुसरो जी हैं, या फिर रहीम दास जी हैं, या पलटू दास जी हैं, या मोतीराम जी हैं। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मोतीराम जी। कौन है? मोतीराम जी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि रहीम दास ये भक्ति काल से रिलेटेड है। रहीम दास, मीराबाई, ये लोग किन से रिलेटेड है? भक्ति काल से रिलेटेड है। अमीर खुसरो के बारे में हम लोग ने कहाँ पढ़ा था? आदिकाल में पढ़ा था। अमीर खुसरो की पहेलियाँ मुकरियाँ सब पढ़े थे ना हम लोग। पलटू दास किन से रिलेटेड है? ये भी भक्ति काल से रिलेटेड है, भक्ति काल से। तो रीतिकाल से कौन रिलेटेड है? मोतीराम जी हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? बताइए। केशव दास जी की रचना है रामचंद्रिका, या फिर सूरदास की रचना है, या फिर तुलसीदास की रचना है, या फिर बिहारी दास की रचना है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा केशव दास। कौन हो जाएंगे? केशव दास। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? किसने कहा कि ये कठिन काव्य के प्रेत हैं? कठिन काव्य के प्रेत किसने कहा इनको? इनको कहें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कौन कहें? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और इनकी जो रचना है रामचंद्रिका, इसको छंदों का अजायब घर किसने कहा? बताइए आप लोग। इसको छंदों का अजायब घर, ये छंद का अजायब घर है, अर्थात भूल भुलैया है। अजायब घर किसने कहा? बताइए। इसको कहे हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी। कौन कहे हैं? राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम स्वरूप चतुर्वेदी कहे हैं, याद रखिएगा। केशवदास की और भी रचनाएं हैं, जैसे रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, जहांगीर जैस चंद्रिका, सब किनकी रचनाएं? केशवदास की रचनाएं हैं। तुलसीदास के बारे में कौन नहीं जानता है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी रचना रामचरितमानस है, गीतावली है, कवितावली है, दोहावली है, विनय पत्रिका है, रामलला नछुए, बहुत सारी रचनाएं इनकी है। 12 रचनाएं जो ऑथेंटिफिकेशन के माध्यम से मानी जाती हैं तुलसीदास की, जो 6 ब्रज भाषा में है और 6 इनकी अवधी भाषा में है। बिहारी के बारे में तो आप लोग जानते हैं, एकमात्र रचना रचकर फेमस हो गए बिहारी सतसई, जो 719 दोहों में विस्तृत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, नहीं पूछा है। और किन की नहीं? भिखारी दास के बारे में पूछा है। तो आप लोग जानते हैं कि निर्णय जहाँ पे रहेगा भिखारी दास की हो जाएंगी। रस सारांश भी एक इनकी रचना है। भाषा भूषण इनकी नहीं है। आप लोग जानते हैं भाषा भूषण किनकी है? यह जसवंत सिंह की रचना है। किनकी है? जसवंत सिंह की रचना है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है? बताइए। मिश्र बंधुओं ने कहे हैं, या रामचंद्र शुक्ल ने कहे हैं, या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहे हैं, या राम कुमार वर्मा ने कहे हैं। बताइए रीतिकाल को किसने अलंकृत काल की उपमा दी? बताइए कौन कहता है कि इसको अलंकृत काल कहना चाहे तो आप कह सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मिश्र बंधुओं ने कहे थे। क्या कहे थे? इसको अलंकृत काल कहना चाहे तो कह सकते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहे थे? इसको श्रृंगार काल। यहाँ भी 3 अक्षर का नाम, तो यहाँ भी 3 अक्षर का नाम हो जाएगा। क्या कहे थे? कि ये श्रृंगार काल है। श्रृंगार काल की उपाधि किसने दिए थे? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिए थे। और राम कुमार वर्मा ने क्या कहे थे? कि यह रीतिकाल है। रीतिकाल का नाम रीतिकाल राम कुमार वर्मा ने दिए थे, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी रीतिकाल ही दिए थे, रीतिकाल। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, मिश्र बंधु इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, युक्ति तरंगिणी के रचनाकार कौन है? बताइए। केशवदास जी हैं, या चिंतामणि जी हैं, या कुलपति मिश्र जी हैं, या सुखदेव मिश्र जी हैं। बताइए युक्ति तरंगिणी के रचनाकार कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा कुलपति मिश्र हैं। कौन है? कुलपति मिश्र हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। कुलपति मिश्र इज द राइट आंसर। इनकी और कौन कौन सी रचना है? एक तो रस रहस्य है, एक संग्राम सार है, एक नक्सिक है, एक द्रोण पर्व है। चलिए यहाँ पे कुलपति के बारे में हम लोग नहीं देखें, थोड़ा सा देख लेते हैं। एक इनकी रचना है रस रहस्य। कौन सी रचना है? रस रहस्य।
और कौन इनकी रचना है? संग्राम सार, संग्राम सार। और एक इनकी रचना कौन है? द्रोण पर्व, द्रोण पर्व। और कौन इनकी एक रचना है? नखशिख, नखशिख। अच्छा आप लोग भी बताइए नखशिख और किन की रचना है? जिनकी रचना छंदमाला उन्हीं की नखशिख भी है, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। केशवदास के बारे में आप लोग जानते हैं, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, है सब किन की रचना है? केशवदास की। एक दो रचना चिंतामणि की भी देख लेते हैं, जैसे कृष्ण चरित, कवित्त रत्नाकर, कवित्त विचार, रामायण आदि। और सुखदेव जी की कौन कौन रचना है? वृत्त विचार है, छंद विचार है, फाजिल अली है, और अध्यात्म प्रकाश है, रसार्णव है, रस रत्नाकर है। ये सब किनकी हैं? सुखदेव मिश्र की रचनाएं। सुखदेव मिश्र के बारे में भी हम लोग लिख ले रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में नहीं अब ज़्यादा हम लोग देखे हैं, तो इसलिए लिखना इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। बाकी केशवदास चिंतामणि के बारे में तो हम लोग बार बार देख रहे हैं। इनकी रचना कौन कौन सी है? एक तो है वृत्त विचार, वृत्त विचार। और इनकी एक रचना है छंद विचार, छंद विचार। और इनकी एक रचना है फाजिल अली प्रकाश, फाजिल अली प्रकाश। और इनकी एक रचना है अध्यात्म प्रकाश, अध्यात्म प्रकाश। और इनकी रचना है रसार्णव। कौन सी रचना है? रसार्णव। और एक इनकी लास्ट रचना है रस रत्नाकर। कौन है? रस रत्नाकर। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कवित्त रत्नाकर किनकी रचना है? ये किनकी रचनाएं हैं? सुखदेव मिश्र की हैं, याद रखिए। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, यह काव्य पंक्तियां किनकी हैं? बताइए। पद्माकर जी की हैं, या बिहारी दास जी की हैं, या घनानंद जी की हैं, या रसखान जी की हैं? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा बिहारी की हैं। किनकी हैं? बिहारी की है। यह कहाँ से ली गई हैं? यह बिहारी सतसई से ली गई हैं। किससे ली गई हैं? बिहारी सतसई से। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 719 दोहे हैं। कितने दोहे? 719 दोहे हैं, याद रखिएगा। बिहारी दास को किसने कहा था कि ये पीयूष वर्षी मेघ हैं? बताइए कौन कहा था कि ये पीयूष वर्षी, यानी कि पीयूष यानी कि अमृत वर्षा कराने वाले बादल हैं, पीयूष वर्षी मेघ हैं। किसने कहा था इनके बारे में? बताइए। कौन कहे थे? राधाचरण गोस्वामी जी। कौन कहे थे? राधाचरण गोस्वामी जी। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हम लोग। रसखान, अच्छा आप लोग बताइए लगे हाथ, रसखान का मूल नाम क्या था? रसखान का मूल नाम बता दीजिए आप लोग। रसखान का मूल नाम क्या था? क्या था रसखान का मूल नाम? सैयद इब्राहिम था। क्या था? सैयद इब्राहिम, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? यहाँ देव कवि के बारे में पूछा है, कौन सी इनकी एक रचना नहीं है? क्या भाव विलास नहीं है, या अष्टयाम नहीं है, या अलंकार गंगा नहीं है, या सुजान विनोद नहीं है? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा अलंकार गंगा नहीं है। कहीं आप लोग कवि देव के बारे में एक बार भी पढ़ाया हो क्या? इनकी कोई रचना अलंकार गंगा है? नहीं। यह किनकी रचना है? यह श्रीपति की है। किनकी है? श्रीपति की, याद रखिएगा। श्रीपति के और कौन कौन सी रचनाएं? आइए लगे हाथ हम लोग इनके बारे में पूरा देख रहे हैं। एक तो इनकी रचना काव्य सरोज है। कौन सी रचना है? काव्य सरोज। और कौन सी इनकी रचना है? एक रचना है रस सागर। कौन सी रचना है? रस सागर एक रचना है। और एक इनकी एक रचना है अनुप्रास विनोद। कौन सी रचना है? अनुप्रास विनोद, अनुप्रास विनोद। यह सब रचनाएं किनकी हैं? श्रीपति की हैं, याद रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट यह प्रश्न है, वो हो जाता है इसलिए। और भाव विलास और अष्टयाम और सुजान विनोद, यह किनकी रचनाएं? कवि देव की हैं। यहाँ पे विनोद लग गया है, सुजान प्लस विनोद, इसलिए किनकी हो जाएंगे? कवि देव की हो जाएंगी। अगर सुजान सार या सुजान हित रहता तो घनानंद की हो जाती, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? यहाँ पे केशवदास के पूछ लिया है, वहाँ पे देव को दे दिया था, यहाँ पे केशवदास को दे दिया है। मिलता जुलता प्रश्न बहुत ज़्यादा है। क्या विज्ञान गीता नहीं है? क्या भू परिक्रमा नहीं है? क्या रतन की बावनी नहीं है? या फिर जहांगीर जैसे चंद्रिका नहीं है? मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोग बता ले जाएंगे। तब तक कमेंट बॉक्स में बताइए, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा भू परिक्रमा नहीं है। कौन सी एक नहीं है? भू परिक्रमा इनकी नहीं है। तो फिर है किनकी? यह विद्यापति की रचना है। याद है या सब भूल गए? आदिकाल में पढ़ाए थे। यह सब किनकी रचना है? विद्यापति के। ये वही विद्यापति हैं जो हट भाषा में लिखे थे कीर्तिलता, कीर्ति पताका, सब याद है या भूल गए? मैथिली में लिखे थे पदावली। और भी बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं विद्यापति की, जैसे शैव सर्वस्वसार हो गया, गंगा वाक्यावली हो गया, दुर्गा भक्त तरंगिणी हो गया, दान वाक्यावली हो गया, और कौन सी रचना थी? पुरुष परीक्षा थी, विभाग सार था, लिखनावली था, गया पत्तलक था। याद आया कुछ? बाकी सब रचनाएं विज्ञान गीता, रतन की बावनी, जहांगीर जयचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ऐसा किनकी रचनाएं? केशवदास की हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हम लोग। अगला प्रश्न है, कीने हूँ कोरिक जतन अब कहीं काढ़े कौनू, अब वो मनमोहन रीपु मिली पाने मैं को लैनू। इस दोहे के संबंध में क्या सही है बताइए? इसमें कहा क्या गया है? इसका पहले आप लोग भाव समझ लीजिए, तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता ले जाएंगे। इस दोहे का अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नमक जो है मिल जाता है, उसी प्रकार नायिका लोग करें कि मेरे हृदय में कृष्ण रूप समा गया है। अब कोई कितना भी यत्न प्रयत्न कर ले, जैसे पानी में नमक अलग करना असंभव है, उसी तरह मेरे हृदय से कृष्ण का प्रेम मिटाना असंभव है, ऐसा कहती हैं गोपियाँ। इस तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए कौन कौन इसमें सही है? इसमें है ऑप्शन है कि इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। अभी मैं बताया हूँ, नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का नमक रूपी पानी में पूरी तरह घुल गए हैं। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है, यही मैं बताया हूँ। कृष्ण की रूपा शक्ति से नायिका अपने मन को अलग करना चाहती है, कहीं भी नहीं अलग करना चाहती हैं। कोरिक का अर्थ कचोटना है, नहीं भाई बिल्कुल गलत बात है। कोरिक का अर्थ कचोटना नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और बी किस में है? ऑप्शन ए और बी डी में है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब? ऑप्शन डी। कहीं भी इसमें कोरिक का मतलब कचोटना नहीं बताया गया। कहीं भी मैं बताया हूँ कचोट रहे हैं या कृष्ण जी या फिर कुछ भी मन को नहीं भाते हैं ऐसा कुछ, या फिर अब मैं अलग करना चाहती हूँ, कहीं नहीं। तो कहते हैं कि असंभव है। अगला प्रश्न है, काव्य की पंक्तियाँ दी गई हैं और उनके रचनाकार दिए गए हैं, उसी को मिलाना है। आप लोग एग्जाम हॉल में बैठिएगा, आएगा तो पहले देखिएगा कोई एक दो मिल जाए, तो बाकी आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग एलिमिनेट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए डी में दिया है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत नवीन। कविदेव की रचनाएं, किनकी रचनाएं कह रहे हैं? कविदेव की पंक्तियाँ हैं। कहाँ चले जाएंगे? ऑप्शन ए में। अब आप लोग यहाँ से देखिए कि ए का 4 नंबर, एक तो यहाँ है और बाकी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो पहले ही मिल गया एक ही से। प्रश्न नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आप इससे भी आप लोग पूरा लगा सकते हैं, इतना कि इससे आप टाइम भी बचा सकते हैं एग्जाम हॉल में। 3 को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। बाकी हम लोग यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो देख ले रहे हैं और देख रहे हैं कौन कौन मिल रहा है। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन को, आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ पे सेवक सिपाही के बारे में बताया गया है कि सेवक सिपाही यमुन राजपूतन को दान युद्ध जरबे नेकू जे न मुर्को। लेकिन कि भाई ठाकुर लोग जो रहते हैं वो कहते हैं ना भाई मैं सिपाही हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं राजपूत हूँ, कहते हैं ना ऐसा। देखते हैं ना कह के बहुत ज़्यादा सीखी बघारते हैं कौन? ठाकुर लोग। तो ऑप्शन इसका बी हो जाए, सॉरी तीसरे का 3 नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तीसरे का 3 नंबर बी में है। तो आप लोग समझे गए हैं कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी सी 2 बार दे दिए हैं, जो है हमारे टेक्निकल साहब 2 बार सी को दे दिए हैं, तो इसका एक ही मतलब है। यहाँ 2 दे दिए हैं, या तो इस सी को मान लीजिए या तो इस सी को मान लीजिए। तो एक ठोको को हम लोग कट कर दे रहे हैं।
क्या हो जाएगा इसका? सी का 2 नंबर में। और देख लेते हैं, गुल गुली गिल के गलीचा है, गुनी जन है, चांदनी है, चिक है, चिरागन की माला है। वाह 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 वाह, कितनी प्यारी पंक्तियाँ पद्माकर जी कह गए। सॉरी, मैं तो उत्तर ही बता दिया, किनकी हैं? पद्माकर जी की हैं। अब बचे कौन? एक बचे, कौन परी या बानी यरी, नित निर्भरी गगरी डर कांवै। आप लोग तो समझ ही गए होंगे प्रताप शाही जी के बारे में। किनकी है? प्रताप शाही जी की। तो इस तरह ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम क्या है? कवियों का सही अनुक्रम रचना काल की दृष्टि से, यानी कि इनकी जन्म से ही आप लोग बताएंगे किसका जो है, किनका जन्म पहले हुआ, किनका जन्म बाद में हुआ। चलिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। रचना काल हम लोग देख लेते हैं, सॉरी रचनाकारों के जन्म को। केशवदास कब इनका जन्म हुआ? इनका जन्म केशवदास को बताया हूँ, प्यारे व्यक्ति हैं, अपना जन्म सीधा जन्म लिए थे 1555 में। कब? 1555 में। कौन? केशवदास। बिहारी दास का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1595 ईस्वी में, 1595। ये अभी अच्छे से जन्म लिए, अच्छे वर्ष में। चलिए हम लोग भूषण को देख लेते हैं, इनका अभी जन्म का वर्ष अच्छा है, 16/13 से भी याद रख सकते हैं, या फिर 16/13 से भी कह सकते हैं। सेनापति का जन्म कब हुआ था? 1589 ईस्वी में। कब हुआ था? 1589 ईस्वी में। इस तरह से हम लोग देखते हैं कौन सही है। ऑप्शन ए बी सी डी दिया है, एक मेरे तरफ से ऑप्शन ले लीजिए और बताइए कौन ऑप्शन सही है। मेरा ऑप्शन रहेगा केशवदास। सर्वप्रथम मैं केशवदास को रखना चाहूँगा, इसके बाद मैं सेनापति जी को रखना चाहूँगा, सेनापति जी को, इसके बाद मैं बिहारी जी को रखना चाहूँगा, इसके बाद मैं भूषण जी को रखना चाहूँगा। बताइए कौन सा प्रश्न का ऑप्शन सही होगा? देख कर ही तो बताना है। 1 नंबर पे आ जाएंगे केशवदास। केशवदास किस में है? 2 में ऐसे कट गया। दूसरे नंबर पे आ जाएंगे 1500 में कौन कौन है? 1500 में एक 89 है, एक 95, तो 89 पहले आ जाएंगे, यानी सेनापति। ये तीनों में कट जाएंगे। बचे कौन? यार एक तो डी बचे, एक तो ई बचे। और देख लेते हैं, इसके बाद कौन आ जाएंगे? बिहारी दास आ जाएंगे। तो बिहारी और भूषण। ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर। मेरा वाला ऑप्शन सही है, लेकिन आयोग ने जब यह प्रश्न आया था तो उसका सही जवाब क्या माने थे? ऑप्शन ई नहीं दिया था, इसलिए इसका सही जवाब क्या मान लिए थे आयोग ने? इसका सही जवाब ऑप्शन ए को मान लिए थे, जब यह ऑप्शन में नहीं था इसीलिए। और 5वां ऑप्शन भी कोई नहीं था कि इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से इसका सही जवाब ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची और सूची 2 को मिलाना है, किसकी कौन रचना है? आप लोग बिल्कुल इसको मिला ले जाएंगे। भाषा भूषण बिल्कुल जानते हैं आप लोग, जसवंत सिंह। ऑप्शन 3 नंबर पे चला जाएगा। अलंकार पंचाशिका किसकी रचना है? मोतीराम जी की। ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका सब जानते हैं आप लोग, मैं बताया हूँ। और कौन? रस विलास। कहाँ गए भाई रस विलास? रस में विलासित होने के लिए चिंता किनको रहती है? चिंतामणि को। ऑप्शन 4 में चले जाएंगे, रस विलास के रचनाकार या फिर ग्रंथकार कह सकते हैं। विष्णु पद कीर्तन के रचनाकार रसनिधि हैं। कौन है? रसनिधि। ऑप्शन 5 नंबर में चले जाएंगे। इस तरह हम लोग देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कूट के माध्यम से। इसका बी नंबर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर। ऑप्शन बी। ए का 4, ए का 3 नंबर दिया है ना इसमें, ए का 3 नंबर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ना, फिर सी हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब सी हो जाएगा। ए का 3 नंबर है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए फिर वहीं सूची वाला मिलान करना है, बिल्कुल हलवा वाला प्रश्न है। अपना जलवा दिखाइए। अंग दर्पण, अंग में अंग रूपी दर्पण को देखकर कौन रस लेते हैं? रसलीन जी। तो ऑप्शन ए में चला जाएगा। या फिर थोड़ा बहुत अंग देखकर पुरुष लोग क्या करते हैं? रस लेते हैं, नैन सुख लेते हैं। इस तरह से भी आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं। क्या करते हैं? रस लेते हैं, रसलीन हो गए। बाकी सब अलंकार प्रकाश किनकी रचना है? आप लोग जानते हैं अलंकार प्रकाश भूषण जी की रचना है। किनकी है अलंकार प्रकाश? भूषण जी की रचना है, याद रखिएगा। और बचे कौन? आलम केली। आलम केली किनकी रचना है? यह आलम जी की है, आलम का नाम ही आ गया तो आलम केली, आलम जी आप लोग लगा ही ले जाएंगे। रतन हजारा किनकी रचना है? रतन हजारा यह रसनिधि की रचना है। किनकी रचना है? रसनिधि की रचना है। ऑप्शन 4 में चला जाएगा। बचे कौन? याकूब खां। आप लोग कमेंट बॉक्स में इनका भी कोई रचना आप लोग बताइए।
इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, ए का 5 नंबर, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? बताइए। कौन सी रचना कब रचित है, किनके द्वारा रचित है? बताइए बताइए। भाव विलास किनकी रचना है? भाव में कौन विलासित रहते हैं? कवि देव रहते हैं। कौन? कवि देव रहते हैं। और इसका जो रचना काल कब है? 1689 है। कब है? 1689 ईस्वी में, याद रखिएगा। काव्य निर्णय किनकी है? आप लोग जान ही गए होंगे, निर्णय आ गया तो किनकी है? भिखारी दास की हैं, भिखारी दास की। और यह रचना कब है? यह रचना है 1746 में। कब है? 1746 ईस्वी में। रस रहस्य किनकी रचना है? रस रहस्य कुलपति मिश्र की मैं बताया हूँ। रस रूपी रहस्य किनकी है? कुलपति मिश्र की हैं। और इसका रचनाकाल कब रहा है? इसका रचनाकाल 1670 ईस्वी रहा है। जगत विनोद, जगत में हंसाई करने वाले कौन हैं? पद्माकर जी हैं, पद्माकर जी हैं। और इसका रचनाकाल कब है? 1803 से 21 के बीच माना जाता है। 1803 से 1821 के बीच इसको माना जाता है। बीच लिख दे रहा हूँ, इसको माना जाता है। इस तरह हम लोग देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। रस रस से पहले आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा भाव विलास, उसके बाद आ जाएगा काव्य निर्णय, इसके बाद आ जाएगा जगत विनोद। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? बताइए। रीतिकाल में जो वीर काव्य रचा गया उसकी विशेषता यहाँ पे पूछा है। ज़्यादातर रीतिकाल में श्रृंगारिकता है, लेकिन फिर भी कुछ वीर काव्य की भी रचना हुई, उसी के बारे में पूछा है कि उसकी विशेषता क्या है। बताइए, कूट के माध्यम से बताना है कौन कौन इसमें सही है। चलिए पहले देखते हैं। रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रामाणिकता मिलती है। रासो काव्य आप लोग जानते हैं आदिकाल से रिलेटेड है, तो आदिकाल में उतनी जो है प्रामाणिकता नहीं मिली जितनी रीतिकाल में मिली, तो बिल्कुल सही बात है। इसमें तत्कालीन इतिहास की सुरक्षित है, बिल्कुल जो इस समय मिले भाई प्रामाणिक है। जब प्रामाणिक है तो इतिहास सुरक्षित है। तीसरा है, इनमें चमत्कारिकता वर्णन और भाषाई खिलवाड़ बहुत अधिक है। भाई ये तो निगेटिव बात हो गई ना, भाषाई खिलवाड़ गलत बात है। जो इस समय की रचना भाई अच्छी तरह से लोग अपना रचना चाहेंगे, कोई खिलवाड़ थोड़ी नहीं करना चाहेगा। चौथा ऑप्शन है, किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अंग्रेजों को लोग फिरंगी कहा करते थे, बिल्कुल सही बात है। बिहारी जी बहुत सारी जो है इनके बारे में कहे हैं राजा के सामने। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब अंग्रेजों के बारे में, इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियाँ कौन कौन है? उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, उद्गाता आचार्य या कवि शिक्षक। कूट के माध्यम से बताना है कौन कौन 3 श्रेणियाँ हैं रीतिकालीन आचार्यों की। कौन कौन है? एक तो है उद्भावक आचार्य, बिल्कुल भाई। एक है व्याख्याता, बिल्कुल बताते हैं। कवि शिक्षक बिल्कुल हैं। उद्गाता नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 किस में है? 1, 2 और 4 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? सतसई नाम कई रचनाओं ने सतसई नामक रचना की है, तो कौन एक हैं जो नहीं किए? उन्हीं के बारे में पूछा गया है। इसी बहाने आप लोग समझ जाएंगे कि सतसई किनकी रचना है। इसका सही जवाब बताइए आप लोग, किनकी नहीं है? चिंतामणि की नहीं है, या मतीराम की नहीं है, या राम सहाय की नहीं है, या अमीरदास की नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा चिंतामणि ने इस नाम से कोई रचना नहीं रची है। किस नाम से? सतसई नाम से। बाकी मतीराम रचे हैं, अमीरदास रचे हैं, राम सहाय दास रचे हैं। आइए मैं एक एक करके सब लोग की रचनाओं को थोड़ा ओरली बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए। चिंतामणि की कौन कौन रचनाएं हैं? एक तो रस विलास है इनकी, एक है श्रृंगार मंजरी, एक है कृष्णचरित, एक है काव्य विवेक, एक है काव्य प्रकाश, और लास्ट इनकी रचना रामायण। रामायण किनकी रचना है आप लोग ये भी बताइए। एक तो चिंतामणि की है, दूसरी रामायण किनकी है? वाल्मीकि जी की है। यूपीपी में यह प्रश्न आया हुआ था 2024 में।
मोतीराम की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं, हम लोग यहाँ पे इनकी भी देख लेते हैं। एक तो फूल मंजरी है, एक लक्षण श्रृंगार है, एक साहित्य सार है, एक सतसई है, एक अलंकार पंचाशिका है और लास्ट इनकी वृत्त कौमुदी है। राम सहाय की कृतियों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अभी जस्ट पीछे हम लोग देखे हैं कौन कौन है। एक तो वृत्त तरंगिणी है, एक अलंकार प्रकाश है, एक वाणी भूषण है, एक राम सतसई है, लास्ट इनकी ककहरा है। इनके बारे में अब तक हम लोग पढ़े नहीं थे, तो आइए इनके बारे में लिख लेते हैं अच्छे से। कौन कौन है इनकी राम सहाय की। एक तो वृत्त तरंगिणी है, कौन, वृत्त तरंगिणी। और कौन इनकी रचना है, अलंकार प्रकाश है, अलंकार प्रकाश है। और कौन इनकी रचना है, एक वाणी भूषण है, कौन, वाणी भूषण है। और एक इनकी रचना कौन है, राम सतसई है, राम सतसई है। और कौन इनकी एक रचना है लास्ट वाली, ककहरा है, कौन है, ककहरा। यह इसको स्टार लगा दीजिए, बहुत प्रश्न आता है ककहरा किनकी रचना है। तो इस तरह हम लोगों ने राम सहाय के बारे में देख लिया। अब हम लोग लगे हाथ अमीरदास को भी देख लेते हैं। इनकी कौन कौन रचना है अमीरदास की। एक तो इनकी सभा मंडन है, कौन है इनकी रचना, सभा मंडन। और एक इनकी रचना है वृत्त चंद्रोदय, वृत्त चंद्रोदय एक इनकी रचना है। और कौन इनकी एक रचना है, ब्रज विलास है, ब्रज विलास। एक इनकी रचना सतसई, आप लोग देख ही रहे हैं ऊपर। एक इनकी रचना है अमीर प्रकाश, कौन है, अमीर प्रकाश। इत्यादि इनकी रचना है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों को बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कवित्व पढ़ा था। मीनागढ़, बम्बई, समुद्र मंद, राजबंग, बंदर को बंद करी बंदर बसावगो, कह पद्माकर कसी कश्मीर हूँ को, पिंजर से घेरी के कलिंजर छुड़ावगो, बांका नृप डाट डाट डाट, अलीजा महाराज कबो, साजी दल पकड़ी फिरंगिन दबावगो, दिल्ली द पट्टी पटनाओं को झपट करी, कबहू कलत्ता कलकत्ता को उड़ावगो। बताइए, जगत सिंह या फिर अनूप गिरी या फिर दौलत राव सिंधिया या फिर रघुनाथ राव, किस राजा से कहें, कौन, पद्माकर जी। सॉरी मैं पीछे बिहारी जी कह दिया, लेकिन उसका सही जवाब अंग्रेज़ों के बारे में ज़्यादा पद्माकर जी बताए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राजा लोग निर्णय लेते थे। तो यह पंक्तियाँ किन के बारे में है, यह पंक्तियाँ हैं दौलत राव सिंधिया के बारे में। किन के बारे में यह पंक्तियाँ हैं, दौलत राव सिंधिया के बारे में। बहुत सारे लोग यहाँ पे अलीजा महाराज को देखकर अलीजा महाराज सोच रहे थे, लेकिन ऑप्शन में अलीजा महाराज नाम के कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो यहाँ पे वो लोग थोड़ा गुमराह हो गए। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। दौलत राव सिंधिया से कहे थे, कौन, पद्माकर जी कहे थे। अगला प्रश्न है, बाली का सपूत कपिकुल पुरोहित रघुबीर जो को दूत भरी रूप विकराल को, यह काव्य पंक्तियाँ किस रचनाकार की है, बताइए। ऑप्शन ए केशवदास की है, या फिर ऑप्शन बी तुलसीदास की हैं, या फिर ऑप्शन सी सेनापति की हैं, या फिर ऑप्शन डी मोतीराम की हैं। बताइए कितनी प्यारी पंक्तियाँ आएंगी। बल्ली का सपूत कपिकुल पुरोहित रघुबीर जो को दूत भरी रूप विकराल को, यह सब किन की पंक्तियाँ हैं, यह सब सेनापति की है। प्यारी सी पंक्तियाँ किन की हैं, सेनापति की हैं, याद रखिएगा। केशवदास की बहुत इम्पॉर्टेंट, यह भी इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं, तो इनकी एक पंक्तियाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इनकी एक पंक्ति है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सर सुभृत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता अमित। तुलसीदास के बारे में तो जानते हैं, गोरख जगाया जोग भगति बगायो लोगनी निगम नियोग ते सो के लिछोरो सो है। तुलसीदास की पंक्तियाँ हैं, पूरी पंक्तियाँ हैं कि गोरख जगाए जोग भगति बगाए लोग, निगम नियोग ते सो केली छरो सो है। तुलसीदास की पंक्तियाँ हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब सेनापति हो जाएगा। कौन हो जाएंगे, सेनापति हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है, बताइए। किनका जन्म पहले हुआ, किनका बाद में। वही प्यारा वाला प्रश्न फिर आ गया। आप लोग केशवदास के बारे में तो बताना नहीं पड़ेगा कि 1555 में इनका जन्म हुआ था। बिहारी दास का कब जन्म हुआ था, 1595 में मैं बताया हूँ, 1595।
बाकी बचे मतीराम, तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1617 में हुआ था। कब? 1617 में। बचे घनानंद, जिनके प्रेमिका सुजान है, तो कौन है? 1689। बहुत टेढ़ा है ना, इसलिए इनकी प्रेमिका बहुत टेढ़ी थी, इनका अनादर करती थी। इस प्रश्न का इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरे सीक्वेंस से है तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं केशव दास की हैं? बताइए, यहाँ पे पूछा है कौन कौन रचनाएं केशव दास की हैं। रसिक प्रिया है, और अनुप्रास विनोद है, और विज्ञान गीता है, और रस सागर है। कौन कौन इसमें है केशव दास की रचना? आप लोग देख ही रहेंगे, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, ये सब रचनाएं किनकी हैं? केशव दास की है। अनुप्रास विनोद नहीं है, रस सागर नहीं है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए और सी। यही किनकी हैं? केशव दास की हैं। केशव दास के बारे में कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहे थे। और इन शुक्ल ने इनके बारे में एक पंक्ति भी कहा था। किनके बारे में? केशव दास के बारे में, कि प्रबंध रचना के योग्य न तो केशव में थी शक्ति और न ही उनमें अनुभूति थी। केशव केवल उक्ति वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के कवि थे, शुक्ल जी कहते हैं इनके बारे में। अगला प्रश्न है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक उसमें से चुना हुआ फूलों का कुछ गुलदस्ता है। बिहारी के संबंध में यह किस आलोचक का कथन है? पहले तो यह किनके बारे में? बिहारी के बारे में है। कौन कहे थे कि यदि जब प्रबंध काव्य जो है, यानी पूरा प्रबंध काव्य को एक वनस्थली है, पूरा बड़ी सी वनस्थली है, तो जो मुक्तक काव्य है उसमें से कुछ फूलों का चुना हुआ गुलदस्ता छोटा सा है। कौन कहे थे बिहारी के बारे में? इसका सही जवाब का क्या हो जाएगा? शुक्ल जी कहे थे, या फिर एचपीडी जी कहे थे, या श्याम सुंदर दास जी कहे थे, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी जी कहे थे? इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्ल जी। कौन कहे थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहे थे, याद रखिएगा। कौन कहे थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, सुजान की अपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद, सुजान किनकी? वहीं घनानंद की प्रेमिका। तो घनानंद की प्रेमिका के बारे में है कि सुजान की उपेक्षा से, यानी सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन में जाकर किस संप्रदाय में वैष्णव हो गए थे? बताइए। उनकी प्रेमिका इनका अनादर करती थी। ये देखने में थोड़ा भद्दे टाइप के थे, इसलिए अनादर करती थी, प्रेम नहीं करती थी। बाकी घनानंद बहुत प्रेम करते थे। तो जब उनकी उपेक्षा करने लगी, उनकी बेइज्जती करने लगी, तो फिर वो क्या हो गए? घर द्वार छोड़कर जाकर वृंदावन चले गए, और वहाँ पे क्या हो गए? वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित हो गए। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा करने वाले कौन हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा वल्लभ संप्रदाय, या निम्बार्क संप्रदाय, या सखी संप्रदाय, या राधा वल्लभ संप्रदाय। किस संप्रदाय में दीक्षित हो गए? तो निम्बार्क संप्रदाय में। किस संप्रदाय में? निम्बार्क संप्रदाय में। घनानंद ऐसे भी याद रख सकते हैं, नींबू खट्टा होता है, तो इनको जब सुजान जी कह दी तो ये पूरी तरह से खट्टे हो गए। खट्टे हो गए कि मतलब अच्छा नहीं लगा, इसलिए चले गए कि वो कहीं तो मैं जाकर खूब नींबू खाऊंगा, सनक जाऊंगा। ऐसे भी आप लोग ट्रिक से बनाकर याद रख सकते हैं कि निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। अगला प्रश्न है, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? घनानंद जी हैं, या नरपति नाल जी हैं, या सेनापति जी हैं, या भूषण जी हैं? आप लोग जानते ही हैं कि शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण, यह सब किनकी रचनाएं हैं? भूषण उल्लास, भूषण हजारा, किनकी रचनाएं हैं? भूषण की। किनकी रचनाएं? भूषण कवि की हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बाकी घनानंद के बारे में कौन नहीं जानता इनकी रचनाएं? सुजान हित, कृपा कंद, वियोग बेली, इश्क लता, यमुना यश, प्रीति पावस, ब्रज विलास, रस बसंत, ये सब घनानंद की रचनाएं हैं। सेनापति के बारे में आप लोग जानते हैं, काव्य कल्पद्रुम और कवित्र रत्नाकर। नरपति नाल की एक रचना है बीसल देवरास, आप लोग जानते ही हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ इनके बारे में। शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा? लो भाई साहब, आ गया हलवा वाला प्रश्न। अपना अपना जलवा दिखा दो इस पे। भूषण के बारे में कहें, या केशव दास के बारे में कहें, या कविदेव के बारे में कहें, या पद्माकर जी के बारे में कहें? इसका सही जवाब बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? और कौन
कौन रामचंद्रिका के बारे में कहें कि यह छंदों का अजायब घर है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केशवदास के बारे में कहें। किसके बारे में कहें? केशवदास के बारे में। कठिन काव्य के प्रेत कौन है? केशवदास हैं। कौन कहें? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहें। याद रखिएगा, इनकी एक रचना है रामचंद्रिका। कौन है? रामचंद्रिका। इसको छंदों का अजायब घर किसने कहा? कि यह छंदों से बधा हुआ एक अजायब घर है। छंदों का अजायब घर किसने कहा? कई बार मैं बता चुका हूँ, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही रहा। कल मैं फिर नए वीडियो के साथ नए जोश उमंग और उत्साह के साथ प्रस्तुत होऊंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा साथियों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अपने आर के सर को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।